हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो मुझे बताएं कि क्या प्रोग्रेस है हमारी। लाइक असाइनमेंट खोल के ओपन करके देखी गई है। हाँ जी, ओपन करके ओपन की। देखिए। ठीक है। अच्छा, ओपन करके देख लिए कि टोकनाइजर क्या का है। कोड भी देखा। ठीक है, मतलब जो फाइल्स दी हुई थी उसके कोड को ओपन करके आपने देखा है अब्दुल हसीब। जी जी, पाइथन चैट जीपीटी से भी कोड पढ़ा है पूरा, टोकनाइजर क्या होता है, कैसे चलता है। ठीक है। और बाकी भी बताएं सब लोग। ये जो कैमरा है। मैम अभी बनाया नहीं, लेकिन वीडियो वगैरह देखिए, कंसेप्ट थोड़े क्लियर किए। अच्छा ठीक है। नहीं, बाकी सब भी बताएं ना। ये तो एक नहीं बता दिया, ये सबका थोड़ी है। चलिए हम जी वन मैम, बाय मैंने वन भी। पूछ लेते हैं। यज़दान आप बताएं। जी मैम, मैंने भी उस पर थोड़ा वर्क किया था। मैंने उसमें जो लाइक स्टेटमेंट्स वे डालनी थी वो की थी, और उसको रन किया था अपने उस पे बेसिकली। ठीक है। और लाइक तकरीबन 40% हो गया वैसे। 40% हो गया है। ठीक है जी, मुस्तफ़ा लतीफ़। अच्छा मैम, वीडियो देखी थी, कंसेप्ट क्लियर किए थे, अभी लाइक ठीक है। बना रहा हूँ, अभी नहीं बनाया मैं। ठीक है। और अहमद बिन अब्दुल जब्बार। जी। और पता मैंने कोड फाइल्स बट देखी थी ये उसमें। बंद है। जो हमने अपना मैसेजेस वगैरह और उसको हम्म, देना है, अपने हिसाब से टोकनाइजर ट्रेन करना है, वो डाटा वगैरह मैंने बना लिया है। अच्छा, मतलब आपने टोकनाइजर, मतलब स्टेप जो था कि टोकन्स बन जाए वो कर लिया है और अब आगे ट्रेनिंग रहती है जी जी। ऐसे। ठीक है। अच्छा जी, फ़हीम साहब आप। सर फ़हीम। जी जी मैडम। मैडम अनफॉर्चुनेटली इस वीक में मैं नहीं कर सका इस पे काम। तो ठीक है। बस संडे को जरूर मैंने देखा था, लेकिन बाकी के वीक बड़ा टफ रहा, नहीं हो सका। ओके, डाउनलोड कर लिया था आपने फोल्डर। जी। अच्छा, अच्छा, मतलब एक्सक्यूज उसका मी। लेआउट देखिए। एक्सक्यूज मी, काइंडली आप सब लोग अपने कैमराज ऑन कर लें। जी, हुसैन, कायनात, कायनात से पहले ओके कर सकते हैं। एंड पर आई थी। क्यों है? ये तो आप ही पूछेंगे। ओके, कुसैन मवाहिद, काइंडली आप ऑन कर लें। मुश्तबा सईद, आप भी काइंडली ऑन कर लें। कौन है? प्लीज आप कैमरा ऑन कर लें। सॉरी मैम, मैं नेक्स्ट टाइम ऑन कर लूँगा। मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ, मेरे पास वेब कैम अवेलेबल नहीं है। आई एम सो सॉरी। अच्छा चले, ठीक है ठीक है। अच्छा जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अब्दुल हसीब। जी जी, बताएं। मैं पाइथन का कोड देखा है, टोकनाइजर कैसे चलता है, और ठीक है। एक वर्कफ्लो बनाया है। और पूरा कोड देखा है कि टोकनाइजर में एक एक टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को किस तरह पास करना है और वैल्यूज किस तरह असाइन करनी है। तो वो ठीक कोड है। सारा पढ़ा है, बस इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, एक ना हम सब अपने एक हैबिट ये बनाते हैं कि जितना भी आपसे काम होता है ना, साइड बाय साइड आप उसकी प्रोग्रेस जो है ना वो व्हाट्सएप पे या डिस्कॉर्ड पे हमारे साथ शेयर किया करें। ठीक है। उससे ये होता है, हमें भी आइडिया होता रहता है कि आपका चीज़ें चल रही है या नहीं चल रही है, और बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना उनको भी एक इंकरेजमेंट मिलती है कि मैं भी काम स्टार्ट कर दूँ। एंड फिर जो मसले हमारे आया करेंगे उसको फिर हम हेल्प सेशन में, ताकि उनको एड्रेस कर सके, तो वो फिर हमारा हेल्प सेशन जो है वो प्रोडक्टिव हो जाएगा कि आपने पहले से कुछ चलाई हुई है चीज़ें, एंड देन हम अब आपके इश्यूज को रिजॉल्व करवा रहे हैं। अच्छा जी, कोसैन आप। कोसैन। मैम जी वो हुसैन के साइड से माइक नहीं चल रहा। मैं ठीक हम है। दोनों साथ ही बैठे हैं। जी ठीक है। हम दोनों ने तो अभी जो कैमरा आ रहा है, हम दोनों साथ बैठे हैं, माहिद और ठीक है। अच्छा जी, हुसैन। क्या प्रोग्रेस है आप दोनों की। जी मैं पार्ट एक ही है, अभी हुसैन हम्म, की अभी एनवायरनमेंट अभी सेट हो रही है, डाउनलोड हो रही है। ठीक है। अमार आप बताएं। अमार, खुरम एंड, और हमारे साथ कौन है। जी बस ये है, मुझतबा से। मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा सा मैं।
अच्छा ठीक है, चले हम ना आज एक तो ये देखते हैं कि आपके होमवर्क असाइनमेंट में दिया क्या हुआ था, एक वो वर्क फ्लो उसका देख लेते हैं, और फिर जितना हमें साइड बाय साइड अगर साथ साथ उसको रन करने का टाइम मिलता है देन वो हम करेंगे, ठीक। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप सब लोगों के जो एनवायरनमेंट है वो सेट हो गए हुए हैं, नो जी मतलब मैम। जी। कोड जो आप चला पा रहे हैं लाइक कोलैब के ऊपर या अपने वीएस कोड के अंदर। कोलैब पे फोल्डर अपलोड हो जाता है। फोल्डर अपलोड हाँ की जी, ऑप्शन ही नहीं आ रही थी, फाइल ही आ रही थी। कोलैब पे होता है कि आप ड्राइव में जाके अपना फोल्डर अपलोड करें एंड देन उसको एक्सेस करती है फिर आपको अपने कोलैब के ऊपर। अच्छा। लैब बनाते हैं ना तो फोल्डर, जब आपकी जो गूगल ड्राइव होती है उसके अंदर ना आपका एक फोल्डर बन जाता है। कोलैब नोटबुक्स के नाम से ना उसका फोल्डर होता है, उसके अंदर जाके ना आप फोल्डर को अपलोड कर देना, और फिर आपको गूगल कोलैब पे जाके आपने उसको अपनी ड्राइव से अटैच करना होता है, और वहां से आपको एक्सेस मिल जाता हाँ जरूरी ठीक। है, हम विजुअल स्टूडियो हम्म, पे कर सकते हैं ना। है। जी जी, आप विजुअल स्टूडियो पे भी कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस करेंगे कि आप लाइक वीएस कोड के ऊपर काम करें, लेकिन इन केस के आपके वीएस कोड में आपको करने में मसला आ रहा है देन आपको लैब पे शिफ्ट हो। अच्छा मैम, कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं, लाइक कर्सर है, एंटी, कुछ भी यूज कर सकते हैं? हाँ जी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेन ये है कि अगर अभी भी किसी के मतलब एनवायरनमेंट के अगर इश्यूज आ रहे हैं ना तो वो काइंडली आप ना व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज करें ताकि हम आपके वो इश्यूज रिजॉल्व करवा सकें, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए जो है लेट्स से आप सबके साथ मेरी फाइल शेयर हो रही है, शेयर्ड जी। है, वीएस कोड जो है वो ओपन हुआ हुआ है। अच्छा, अच्छा, अब जो इंस्टॉलेशन का इशू है, जैसा किसी ने पूछा हुआ था कि एनाकोंडा जो है वो किस तरह से इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो वो आपके साथ एक लिंक शेयर किया था, आप वहाँ से एनाकोंडा जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद ये है कि आपने वीएस कोड इंस्टॉल करना है। और अभी हम ये देखेंगे कि ये जो हमने आपको असाइनमेंट फोल्डर प्रोवाइड किया था, आपने एनवायरनमेंट को सेट कैसे करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये विजुअल हाँ स्टूडियो जी, कम्युनिटी पे भी चल जाएगा, जिस पे सी प्लस विजुअल प्लस कोड होता है? विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी के ऊपर इसको चल जाना चाहिए, मैंने उसके ऊपर नहीं चलाया हुआ, बट उसके ऊपर उस आप वो पाइथन इंस्टॉल करके साथ तो वो आपका रन होगा, ठीक। ठीक है। लेकिन वो ये है कि वो थोड़ा हैवी है, तो कोशिश करेंगे अगर वीएस कोड आपका हो सकता है तो ये लाइट वेट है और इसको आप यूज़ करें। मेरा कम्युनिटी ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैंने गलती से पहले ही हैवी वाला डाउनलोड कर लिया, तो उसी पे अब मैं हाँ, चला लूँ? आप उसी पे चला लें, लेकिन अब इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक कोड चलाया नहीं है ना। नहीं, कोलैब पे अपलोड किया थी फाइल। लेकिन दरअसल अगर मैं विजुअल बताती हूँ, कम्युनिटी पे दरअसल चल जो जाता है तो वीएस वो कोड तो है मेरे ना, सिस्टम में है ना। जो वीएस हम्म, कोड है ना, वो ना इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि वो आपकी गिटहब से भी अटैच हो जाता है, वो आपकी कोलैब से भी अटैच हो जाता है, और उसके अंदर बहुत सारी ना आपको एक्सटेंशंस मिलती हैं। आप बहुत सारी चीजें उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। वो आप जब एक्सटेंशन वाला पार्ट एक्सप्लोर करेंगे ना तो वो आपको अंदाजा होगा। एक तो वो लाइट वेट है, वो कम जगह लेता है, और वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, दूसरे एप्लीकेशन के साथ उसको इंटीग्रेट कर लेता है। तो बेहतर है, हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप वीएस कोड ही यूज करें। ठीक। अच्छा, आप सबके साथ ना हमने शेयर किया था क्लासरूम के अंदर ये फोल्डर था, ठीक है। आप जब इस पे ओपन इन न्यू टैब करते हैं तो आप यहाँ से फोल्डर को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये फोल्डर आपके पास डाउनलोड होता है ना तो इसमें कुछ इस तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, जी हेलो, सॉरी ठीक है। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये हाँ जी, फोल्डर बताएं। का लिंक आपने कहाँ पे शेयर किया था? ये फोल्डर का लिंक है जो आपकी क्लासरूम है ना, गूगल क्लासरूम, वहाँ पे आपके साथ असाइनमेंट अपलोड की हुई है जिसमें आपने कंप्लीट करके भी वहीं पे शो कर सबमिट करवानी है। आप सबने क्लासरूम ज्वाइन कर ली है? अच्छा, जो लास्ट असाइनमेंट थी जो एजेंट वाली, वो हमने ग्रुप में ही जिप बना के अपलोड कर दी थी, तो वो भी इधर ही अपलोड करनी है वापस? हाँ जी, वो आपने ना यहाँ पे अपलोड करनी है, ये आप देखोगे ना, ये क्लासरूम है आपकी, तो आपके पास ये लेक्चर 2 की रिकॉर्डिंग है,
एंड देन ये असाइनमेंट 2 पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हो अपना वर्क। ठीक है, ये जिप असाइनमेंट फोल्डर 1 की होगा। ऑप्शन अच्छा किधर ये आ रही होगी? जैसे ये असाइनमेंट 2 आ रही है ना, बिल्कुल ऐसे ये नीचे आप देखें तो ये असाइनमेंट 1 है, ये जहाँ मेरा कर्सर है। ओके ओके। ठीक है, ये असाइनमेंट 1 ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना वर्क जो है वो ऐड करना है। आप अपना जिप फोल्डर जो है वो यहाँ पे सबमिट करवाओगे और मार्क एज डन कर दोगे। ठीक है, तो ये असाइनमेंट कल ड्यू है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिल सकती? एक्सटेंशन तो ये है कि आपको फिलहाल नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है। आपको संडे डेडलाइन तक दी कर है दे उसमें, समथिंग नहीं, कल बिल्कुल भी नहीं प्लीज। संडे तक। कल तक ये है कि एटलीस्ट आपका जो बेस मॉडल है ना वो ट्रेन हो गया हो। ठीक है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप दिए हुए कंप्लीट करने के लिए, उसमें है बेस मॉडल की ट्रेनिंग, वो भी हम देखते हैं, तो वो आपने लाजमी करके उतना पार्ट जो है वो सबमिट करवाना है। एक्चुअली थर्सडे मैडम मैक्सिमम एक्सटेंशन फ्राइडे दे कर दें। सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट क्लास से पहले ये कंप्लीट करना है। और ठीक है। उसकी, हाँ, उसकी रीजन ये भी है कि अगर आप लोग काम पहले सबमिट करवाएंगे ना जल्दी, तो हम लोग सैटरडे की क्लास से पहले उसको रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू ठीक है, करके आपको रिमार्क्स मिल जाएंगे कि क्या चीजें गलत हो सैटरडे रही है और क्या चीजें ठीक। सैटरडे क्लास तक का टाइम दे दें, जब तक क्लास नहीं स्टार्ट होती दोपहर तक का टाइम दे दें सैटरडे। नहीं, आप कोशिश करें फ्राइडे तक सबमिट करवाएं, मैं जितना भी हो कोशिश जाता है करूंगा, मैं सबमिट कल ही कराएं। सबमिट करवा दूंगा। ठीक है, और जितना रह जाता है वो बाकी आप सैटरडे तक करवा लें। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ से ना जब हम ये फोल्डर डाउनलोड करेंगे ना तो आपके पास ये असाइनमेंट फोल्डर जो है ये आ जाएगा। निम्रा, आप इसके ऊपर बेशक मार्क कर देती हैं, क्या चीज? जिस तरह ये, जैसा मैंने ये बताया ना, इसको हाईलाइट अच्छा कर दें ठीक है, ताकि उनको ठीक है, ठीक आइडिया हो जाए। मैं कर अच्छा, तो ये ना हमारे पास यहाँ पे असाइनमेंट का फोल्डर होगा, और जब आप इसको ओपन करते हैं ना तो आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स इसके अंदर है। अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स है, जैसे कोड है तो वो आपको सबको पता चल रहा होगा कि जो कोड फाइल्स है वो आपके यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे है एक फोल्डर है डेटा फोल्डर। जितनी भी आपकी डेटा की फाइल्स होगी वो आपने हमेशा डेटा फोल्डर में ऐड करनी है। अच्छा, उसके बाद ये था कि लेक्चर के जी आपको, अब ये देखिए, आप मेरा लेक्चर दरमियान में जी बना दिया। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास यहाँ लेक्चर मटेरियल है, जो भी हमने क्लास में एक्टिविटीज परफॉर्म की थी वो सारे हमने आपको यहाँ पे दी थी कि आप इनको, इनकी वीडियोस देखें या इनको एग्जीक्यूट करके देखें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक आउटपुट फोल्डर है। आउट फोल्डर आपके मॉडल्स या जो भी आपकी आउटपुट होगी वो इस फोल्डर में हम सेव करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ये देखी होगी यहाँ पे हमारे पास .md फाइल्स है। अब ये जो .md फाइल्स होती है ना, ये हमारी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, या हम इसको कहते हैं रिपोजिटरी है हमारी, इसमें सबसे अहम ये फाइल्स होती हैं। ठीक है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, आप इस प्रोजेक्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट के साथ लाइसेंस अटैच्ड है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी, एंड स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शंस आपके यहाँ पे होंगे। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास फाइल होती है requirements.txt। जो भी रिपोजिटरी के लिए जो भी हमें लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होती है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ requirements.txt फाइल में होती है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पाइटॉर्च आपकी ग्रेटर देन ये वर्जन हो, कमांड प्लस, देखें, ठीक है, आप सबको विजिबल है? यस। ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज अगर जिस तरह है ना विजिबिलिटी नहीं है या आवाज में कुछ हो रहा है तो काइंडली आप लोग ने ना हमें ये बताना है ताकि हम उसको मजीद इफेक्टिव कर सकें। अब देखें, अब बेहतर है? सही है, ठीक है, अब बहुत बेहतर। ठीक है। अच्छा जी, अब ये requirements.txt में ना ये हमारी होती हैं जो भी हमने लाइब्रेरीज या इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करना है, उसके कौन से वर्जन आपकी इस रिपोजिटरी के साथ सपोर्ट करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे होती है। तो ये स्ट्रक्चर है जो कि ऑलमोस्ट सब रिपोजिटरीज या हम कह लें जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको गिटहब पे मिलेंगे, उनका यही फॉर्मेट होता है। ठीक, अच्छा जी, अब
क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट आपके लिए न्यू था और हमारे लिए भी न्यू है, तो इसमें अब इस प्रोजेक्ट को आपने क्या करना है, सबसे पहले कोड फाइल्स को ओपन करेंगे, डाटा को ओपन करेंगे, क्या ओपन करेंगे, मुझे कोई बता सकता है देख के अभी कि मैंने अगर इस प्रोजेक्ट पे कुछ भी काम करना स्टार्ट करना है तो मुझे कौन सी फाइल को ओपन करना चाहिए सबसे पहले? रीड मी फाइल। हमें रीडमी फाइल को ओपन करना चाहिए, क्योंकि रीडमी फाइल जो है हमारे पास ये वो फाइल होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि आपने उस रिपोजिटरी को एग्जीक्यूट कैसे करना है। अ, अच्छा, गुलाम मुस्तफ़ा ने और आई थिंक मुस्तफ़ा लतीफ़, इन दोनों की आपस में डिस्कशन हो रही थी ग्रुप में, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने रीडमी फाइल को केयरफुली रीड कर करके सारे स्टेप्स परफॉर्म किए थे और वो उनका काम ऑलमोस्ट होने वाला है। अच्छा, अब ये सर जो अभी मेंशन कर रहे थे कि रीडिंग वाली हैबिट वो इसलिए भी जरूरी है बिकॉज हमें एक टेक्स्ट फाइल में रिक्वायरमेंट मिलती है ना, उसी को यूज करके उसी को देख के हमने सिस्टम बिल्ड करना होता है। तो सारा अगर आप यहाँ पे ये प्रेस कर देंगे ना, ये जहाँ मैंने निशान बनाया है, तो वो एक रीडेबल अच्छा, फॉर्मेट में आ जाएगा। हाँ, ये अगर आप लोग देखें, ये मेरे राइट साइड पे जो एरो है टॉप राइट पे, ठीक है, इस एरो पे अगर हम क्लिक करते हैं ना, तो जो ये हमारा मार्कअप टेक्स्ट होता है ये इस तरह रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो ये आई जो थिंक टेक्स्ट है, इसके लिए एक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसके बगैर ये शायद ये फीचर नहीं आता। अच्छा, मैंने कोई इंस्टॉल तो नहीं की थी हाँ, लेकिन मैंने इंस्टॉल की थी वो एक आप एमडी फाइल रीडर हाँ, इंस्टॉल करते हैं तो वो अच्छा, नहीं हो मैंने जाएगी। इंस्टॉल नहीं किया तो मेरे ऑटोमेटिकली आ रहा था, मे बी वो वर्जन के अकॉर्डिंग भी होगा। तो अगर जिनका नहीं आता तो वो इसको इंस्टॉल कर लें, और जिनके आ रहे हैं वो वेल एंड गुड है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप हमें सारे स्टेप्स दिए हुए हैं कि हमने इसमें करना क्या है असाइनमेंट में। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आ, अच्छा, मोस्टली मुझे थोड़ा सा ये आइडिया दें कि कितने लोग हैं जिन्होंने रीडमी फाइल को रीड किया है। कायनात, आप अगर बोल रही हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। फिर बंद हो गई। ओके, अच्छा, किसी ने भी रीड नहीं किया इसको? मुवाहिद कह रहे हैं उन्होंने रीड किया है। एक और ठीक हाथ है, खड़ा हुआ है फरम जाहिद। ठीक है, खुरम जाहिद ने भी रीड कर लिया है, एंड अहमद बिन अब्दुल जब्बार ने भी। ठीक है, अच्छा, अब ये आपने रीड कर लिया तो उससे ये होगा कि मुझे ये लाइन बाय लाइन रीड करने नहीं पड़ेगी, अदरवाइज हमारा सारा टाइम जो है ना वो इस पे चला जाएगा। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जो इस पे मेन पॉइंट्स हैं ना वो हम उनको रीड कर लें, जिससे हम एक पूरा फ्लो देख लें कि थ्रू आउट आपने असाइनमेंट में करना क्या था। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने आप जो असाइनमेंट है उसमें ये था कि आपको ये कोड ऑलरेडी दे दिया हुआ है। इस पूरी जो असाइनमेंट है उसका पर्पज़ ये नहीं है कि आपको ये कोड लिखना आ जाए, ठीक है, लाइक ये जो कोड फाइल्स है ये लिखना आ जाए। लाइक मेन पर्पज़ आपका ये है कि आप बाय द एंड ऑफ दिस असाइनमेंट कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, जिसमें सबसे पहले ये है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो को पायलट है, इसको अगर आप बिल्ड करते हैं तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, सेकंड ये है कि आप इसको पायलट के ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, और जो ये प्रोटोटाइप आप बनाएंगे ये कितनी बेनिफिशियल होगी आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, ये मेन क्वेश्चंस हैं जिनको हम एड्रेस करना चाहते हैं थ्रू दिस असाइनमेंट। अच्छा, अब उसमें सबसे पहले वो आपको कहते हैं कि पिक योर डोमेन फर्स्ट। जिस तरह लास्ट होमवर्क में ये था कि आप सब ने अपनी अपनी डोमेन सिलेक्ट की थी, ठीक है, उसी तरह इसमें भी ये है कि आप अपनी डोमेन सिलेक्ट कर लें। अच्छा, बेस्ट मेथड तो ये है कि जो आपने लास्ट होमवर्क में ली थी डोमेन, कि मैं इस लाइक लेट से मैं मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूँगी, या मैं बैंक ब्रांच ऑपरेशंस के ऊपर काम करूँगी, या कोई जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहा है, तो आप कोशिश करें कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है ना मेन, उसको अभी से डिसाइड कर लें, लाइक इस वीकेंड तक, और आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना आप उनको उसके ऊपर बिल्ड करते जाएं, ताकि बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास जो भी आप प्रोजेक्ट करते हैं ना उसका ऑलरेडी बहुत सारा डाटा आपके पास ऑलरेडी गैदर होगा। ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर है? यस। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि आपने कोई भी वन वर्क फ्लो चूज़ करना है,
और उसमें आपको कुछ हिंट्स दिए हैं कि वो अच्छा कौन सा हो सकता है और बुरा कौन सा हो सकता है। अभी के लिए जो प्रोटोटाइप बता रहे हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा वर्क फ्लो या डोमेन सेलेक्ट करें जिसका नॉलेज आपको ऑलरेडी हो, ताकि जब आप अपना सिस्टम बनाएं तो आप उसको इवेलुएट कर सकें कि ये गलत चीज़ों को गलत कह रहा है और सही चीज़ों को सही कह रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने जो अभी ये बनाया था, अच्छा मैंने ना एक कॉपी यहाँ पे डुप्लीकेट की है, readme.copy, जिस पे मैं ना इनके आंसर्स करती जा रही थी, वो मैं आपके साथ शो करती हूँ ताकि ना आपको साथ साथ ही आइडिया मिल जाए कि आपने इसको आंसर कैसे करना है। लेट्स से ये क्वेश्चन था कि सबसे पहले आपने अपनी डोमेन को सिलेक्ट करना है। वो मैंने सिलेक्ट की है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, हमने ये सिलेक्ट किया है। उसके बाद वो था कि चूज़ करें आप वन वर्क फ्लो, कि ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आप करेंगे क्या। और नीचे उन्होंने पूछा हुआ है कि राइट वर्क फ्लो इन वन सेंटेंस, इट गोज एट द टॉप ऑफ योर मेमो एंड एवरीथिंग फॉलोज फ्रॉम इट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक फाइल होगी मेमो टेम्पलेट, ये लेफ्ट साइड पे है मेमो टेम्पलेट डॉट एम टी। अच्छा, ये फाइल है एट द एंड जिसको हम फिलअप करना चाह रहे हैं, कि बाय द एंड क्या हो, आपकी कंपनी का जो भी मैनेजर है वो आपके पूरे कोड को बैठ के इवेलुएट नहीं करेगा, नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं उनको इवेलुएट नहीं करेगा, एट द एंड वो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करेगा सिर्फ। अच्छा सारा, जिसमें मेरा ना माइक शायद वर्क नहीं कर रहा, मैं कब से ठीक क्वेश्चन है, पूछना चाह रही थी। हाँ जी ये पूछे। ऊपर टाइम टू बजट का क्या मतलब है जिसमें 8 आवर्स लिखा हुआ है? ये कहाँ पे है? टॉप पर ही है जहाँ पे रीडमी स्टार्ट में, में, रीडमी फाइल में था। रेडमी में। मैं ओपन दिस और इसको, अच्छा ये बेसिकली है कि आपने ये जो ओवरऑल ये मेमो टेम्पलेट तैयार करनी है ना अपने मैनेजर के लिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करनी है, उसके लिए लेट से आपको जो टोटल टाइम दिया हुआ है ना वो 8 आवर्स दिए हुए हैं। ये पूरे जो आपने अपनी प्रोटोटाइप कंप्लीट बनानी है, उसको इवेलुएट करना है और अपना सारा बजट जो बिल्ड करना है ना, वो आपको मैक्सिमम 8 आवर्स में आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है। ठीक है, मतलब हमने भी 8 आवर्स के अंदर अंदर अपनी ये हाँ, असाइनमेंट लाइक कंप्लीट कम करनी। टाइम लगेगा बट आप कोशिश करें कि मैक्सिमम आपके 8 आवर्स यूज़ हो, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये था कि आप अपना वर्क फ्लो लिखें। तो मैंने जो वर्क फ्लो यहाँ पे हमने डिफाइन किया वो किया है कि स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस अबाउट प्रोग्रामिंग कोर्स कंटेंट, और एक एआई असिस्टेंट होगा जो आंसर्स प्रोवाइड कर रहा होगा बेस्ड ऑन कोर्स नोट्स या एग्जांपल्स। ठीक है, ये मैंने अपना वर्क फ्लो। इसी तरह आपका जो भी वर्क फ्लो होगा कि अगर आप कोई टेक्सटाइल की क्वालिटी चेक कर रहे हैं देन वो उसके अकॉर्डिंग आप वन लाइन स्टेट करेंगे कि आपका एआई एजेंट क्या परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आपने अपना एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे कोलैब जो यूज़ कर रहे होंगे उन्होंने तो ये काम नहीं किया होगा, लेकिन जब हम लोकली आप काम करते हैं डिफरेंट रिपोजिटरीज के साथ, तो हर रिपोजिटरी में आपको उसके जो इन्वायरमेंट है ना वो सेपरेटली हम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं कि हम ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब जो भी चीज़ें हम इंस्टॉल करेंगे ना वो हमारी स्पेसिफिक उसी डायरेक्टरी में जाएगी, और ये जो कोड रिपोजिटरी है उसी डायरेक्टरी से चीज़ें एक्सेस करेगा। तो ये था। अच्छा, अब इसके लिए ना मुझे कोंडा चाहिए था, बट क्योंकि मैं यूज़ कर रही थी मैकबुक एयर और उसमें इशू ये आ रहा था कि उसमें मिनी कोंडा या एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं हो सकता, कि जो इस वर्जन से ऑनवर्ड वर्जन्स है उनमें वो अवेलेबल है बट प्रीवियस में उन्होंने ऑब्सोलेट कर दिया। उस पर मैंने क्या किया है, मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। तो जिन लोगों का एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है, तो आप अपने सिस्टम में जो है वो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप अपनी सारी जो भी आपकी लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये स्टेप क्योंकि मैं कर चुकी हूँ मैं दोबारा नहीं करूँगी, बट ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये कोंडा क्रिएट या हम न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि ये मेरे इन्वायरमेंट का नेम है और उसमें मुझे पाइथन का वर्जन 3.12 लेट से चाहिए जो कि लेटेस्ट है। और जिनके पास अगर विंडोज है उससे पहले इनको मिनी कॉन्डा इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी मिनी एनाकोंडा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप विंडोज पे हैं तो आप सिंपली जाके सर्च करें मिनी एनाकोंडा, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और कंप्यूटर में सर्च बार पे जाके लिखें एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, तो आपका टर्मिनल खुल जाएगा। वहां जाके सिंपली ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, कॉन्डा क्रिएट, इन्वायरमेंट क्रिएट करें और उसके बाद इसको फॉलो करें।
ठीक है। और फिर अगर किसी का फिर इशू आता है तो वो फिर आप स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में हमारे साथ शेयर करें ताकि हम ये आपका इशू रिजॉल्व कर पाएँ। और इन्वायरमेंट बनाना इसलिए भी जरूरी है कि ना आप ये समझ लें कि आपके मेन जो आपका मेन जहाँ पे लाइब्रेरी आपका बेस इन्वायरमेंट होता है ना, उससे टोटल एक आप समझ लें एक सेपरेट डब्बा बन जाता है। और उस डब्बे में अब आप जो भी करेंगे ना उसका असर आपकी मेन लाइब्रेरीज पे नहीं होगा। तो हमेशा जब भी आपने कोई कोड एक्सपेरिमेंट करना है हमेशा कोशिश करें, जैसे मैंने इसका नाम रखा था मिनी जीपीटी, ठीक है, आप वीक 2 भी रख सकते हैं। आप मिनी जीपीटी का एक एनवायरनमेंट बनाएं, सारा कुछ उसके अंदर करें। जब आप नेक्स्ट वीक आपको मिलेगा जो भी असाइनमेंट, उसका एक अलग एनवायरनमेंट बनाएं और उसमें आप अलग से काम करें। और वैसे इसका अगर ये फिर भी इशू होता है तो एक आप ये काम कर सकते हैं, आपके जो भी सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस है वो आप चैट जीपीटी को बताएं और वहाँ से आप लें कि आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अच्छा, अब जब ये सेटअप हो गया ना, ये वाला काम मेरा हो गया, तो उसके बाद अब हमने काम जो करना है वो लेट मैं आपको ये करती हूँ। अच्छा, मुझे ना यहाँ इसमें चाहिए टर्मिनल चाहिए लाइक बस कोलैब से भी कनेक्शन बताएंगे आप? वो अगर आप एंड पे बता दें। ठीक है, सही, आप बता दें। हम्म, वो टर्मिनल खोलने के लिए कंट्रोल टिल्डा प्रेस करें। अच्छा सारा, मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, ये टर्मिनल वाला हाँ क्वेश्चन करें आप कायनात। अच्छा सारा, वर्चुअल एनवायरनमेंट में और इस जो स्टेप्स में कोई डिफरेंस नहीं है? जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है वो है हमारे सिस्टम में यूज़ करता है, लाइक जो जैसा कोंडा जो है वो ये है कि क्या इसको हम कह सकते हैं, जैसा एनाकोंडा जो है ना वो हमें देता है कि हम निम्रा आप इसको बताएंगे इसको हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? अच्छा, बेसिकली जो कोंडा है ना, वो कोंडा एक अलग कोंडा की लाइब्रेरी है जिससे वो हम क्रिएट करते हैं। और सिंपल जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो सिंपल एक पाइथन टूल है जिसकी वजह से हम एक वीएनवी करके उसको क्रिएट करते हैं। और कोंडा जो है वो एक अलग, आप समझ लें कि एक अलग लाइब्रेरी है जिससे हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली ज्यादातर जब आप जीपीयू पे काम करते हैं तो आप बेसिकली कोंडा से बेसिकली वो कंपैटिबल होता है आपकी कूडा के साथ। तो बेसिकली हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो, मैं पर्सनली खुद तो कोंडा यूज करती हूँ, मुझे एनाकोंडा से ज्यादा बेहतर लगता है तो मैं यूजुअली उसको यूज करती हूँ। लेकिन जो वीएनवी है वो आपका ये समझ लें कि एक लाइट वेट होता है, कोंडा जरा उसके मुकाबले में थोड़ा हैवी होता है। तो ये है डिफरेंस मेनली। अच्छा मैम, जो हम हर प्रोजेक्ट में वीईएनवी वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं वो इस वजह से बनाते हैं ना, हमारे जो पाइथन के प्रोग्राम है वो आपस में ना कन्फ्लिक्ट्स ना करें, इस टाइप का कुछ सीन है? हाँ जी। बेसिकली आपके एनवायरनमेंट 1 की लाइब्रेरीज एनवायरनमेंट 2 के लाइब्रेरी से इफेक्ट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एनवायरनमेंट 1 में आपने पाइथन का 3.9 वर्जन इंस्टॉल किया है और एनवायरनमेंट 2 में आपने पाइथन का 3.12 वर्जन इंस्टॉल किया है, तो अब उन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आप समझ लें दो डिफरेंट डब्बे हैं, उसका उसको नहीं पता, उसका उसको नहीं पता। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, ये देखिए मैंने अभी ये ओपन भी किया है, तो ये है कि जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है ना वो सिर्फ पाइथन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, लेकिन कोंडा जो है वो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मल्टीपल लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये है कि जो पाइथन जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा ना हमारे सिस्टम में, जो भी पाइथन का वर्जन इंस्टॉल हुआ हुआ है वो मोस्टली उसको यूज़ कर रहा होगा, लेकिन कोंडा के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल पाइथन के वर्जन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास वो लिमिटेशन थी तो फिर उसके लिए फिर मुझे ये करना पड़ा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ना अपना एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिव कर लेना है, एग्जैक्ट जो आपको ये कमांड्स दी हुई है। ठीक है, जब आप ये इंस्टॉल डैश रिक्वायरमेंट्स डॉट टी फाइल रन करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होगी और वो ऑटोमेटिकली टॉर्च वर्जन, नमपाई और ये टिक टोकन जो लाइब्रेरी है टोकनाइजर के लिए, ये सारी आपकी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी।
ठीक है, तो आपने ना ये स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ से फॉलो कर लेना है। हाँ, एक और मेन चीज, अगर आप वीएनवी से एनवायरनमेंट बनाएंगे तो आपने पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी करना है। ठीक है, अगर आप कोंडा से बनाएंगे तो फिर कोंडा और वो जो भी लाइन लिखी है, ठीक है, क्योंकि वीएनवी के अंदर सारी चीजें पिप से इंस्टॉल होती हैं और कोंडा के अंदर सारी चीजें एनाकोंडा से इंस्टॉल होती हैं। ठीक है, लाइक मुझे ये इस तरह से करना पड़ा था कि हाँ, ये पिप आप लिखा हुआ है ना, पहले अपना सही। एनवायरनमेंट अब इस तरह से क्रिएट करना पड़ा था, फिर उसको एक्टिवेट, अब मैं कोंडा एक्टिवेट नहीं कर सकती थी, मुझे ऐसे करना पड़ा। एंड देन फिर जो भी लाइब्रेरीज थी उनकी अगर कोई अपग्रेड थी तो वो इस तरह से, एंड देन फाइनली मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल को इंस्टॉल किया था। ठीक है, अच्छा उसके अच्छा बाद क्या मेरा भी सीडी। यहीं पे कंफ्लिक्ट आ गया था, क्योंकि मैंने ना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया हुआ था, मैं ये वाली इंस्ट्रक्शंस भी रन कर रही थी, मुझे लग रहा था ये कोई पार्ट है और ये दोनों नहीं नहीं, डिफरेंट चीजें हैं। आपने ना दोनों में एक चीज से करना है, या तो आपने कोंडा से एनवायरनमेंट बनाना है या वर्चुअल एनवायरनमेंट से बनाना है, दोनों नहीं ठीक चलाना। है, ठीक है, मैंने पहले दोनों चला दिए थे, तब मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है। अच्छा अब ना इसमें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट बताया सॉरी हुआ मैं है। हाँ जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, ये लास्ट टाइम जो हमें असाइनमेंट में एक कोर्स जो रिकमेंड किया था लैंग स्मिथ का, हाँ जी। उसमें तो वो यूवी यूज कर रहा था, उसमें कोंडा वगैरह नहीं यूज कर रहा था, तो हम यूवी क्यों नहीं यूज कर रहे? वो ज्यादा लाइट वेट नहीं है? यूवी क्या? मैंने नहीं देखा वो लेक्चर। यूवी क्या है? जैसे पाइथन का पीप पैकेज है। मैनेजर लाइक पिप। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए ना एक फास्टर वे आया यूवी पैकेज, तो अच्छा इसलिए ओके। वो अगर रिकमेंड करते हैं कि अब यूवी से बनाया जाए, बट दोनों अच्छा सेम ठीक है। काम करते हैं। हम जैसे अभी तक जो काम करते हैं लैब में वो यूजुअली या वीएनवी से करते हैं या कोंडा से हाँ, करते हैं। ठीक है, बट तो उसको हम ट्राई करते हैं और फिर उसके बारे में ना फिर आपको ग्रुप में मैसेज बता देंगे। ठीक है, बट आपका उसको यूज़ करने से क्रिएट हो गया एनवायरनमेंट वगैरह अमार। जी मैंने लैंग स्मिथ वाला जो वो कोर्स था उसको हम्म, थोड़ा सा फॉलो किया था, ज्यादा मैंने उसका कंप्लीट नहीं किया अभी, अच्छा लेकिन ठीक उसमें है। वो यूवी इंस्टॉल करने के बाद वो इट वाज वर्किंग वेरी फास्ट और वो चल रहा था, रिक्वायरमेंट्स इजीली इंस्टॉल कर रहा था हम्म, सारी। और ये जो फास्ट है ये आपने साथ में कंपैरिजन कैसे किया आपने, लाइक कोंडा के थ्रू भी उसी को रन करके देखा यानी है? जैसे पिप है ना, पिप मैं हम्म, कोंडा नहीं यूज कर किया कर अच्छा ठीक है। किया मैंने, पिप में यूज कर रहा था तो वो कई हम्म, जगह फेल हो जाता ना, कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल ही नहीं कर रहा था, एरर दे हाँ देता, जी, लेकिन वो यूवी इस बस इस तरह की कोई चीज नहीं कर रहा ठीक है। था। आई थिंक मे बी वो फिर कोंडा की तरह ही होगा, बट मे बी इस तरह से एक लेकिन वो लाइट मैंने भी वर्जन फर्स्ट टाइम ही लैंग होगा। लैंग स्मिथ के अंदर उसी असाइनमेंट के अंदर ही देखा, या इस वजह से मैं शेयर हम्म, कर रहा हूँ, यानी इट वाज द पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस क्लास। ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आप उससे सीडी कोड है कि आप कोड वाले फोल्डर में आ जाएं। ठीक है, तो अभी मैंने ये क्या करना है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं सीडी कोड। अच्छा अब वो कह रहे हैं नो सच फ्लो डायरेक्टरी, क्योंकि उससे पहले ना मेरे पास यहाँ पे ये, मैं अभी इस फोल्डर में हूँ शेयर्ड IAI 26 में, और कोड असाइनमेंट के अंदर है, तो वो फिर मुझे अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है assignment/कोड। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे आ गई। अच्छा अब जो पार्ट ए आपका था वो ये था कि आपकी जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपका मॉडल जो लैंग्वेज यूज़ करेगा उस पर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। और उसके लिए उन्होंने हमें जो गाइडलाइन दी हुई है इस असाइनमेंट में वो ये है कि हमने कलेक्ट करने हैं 30 रियल क्वेश्चंस और मैसेजेस फ्रॉम योर वर्क फ्लो। लाइक अगर मेरा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मैं बना रही हूँ किसी कोर्स के अकॉर्डिंगली तो मेरे 30 क्वेश्चंस उस तरह से होंगे। आप जो है वो किसी कंपनी के लिए लाइक सिस्टम डेटाबेस टाइप सिस्टम बना रहे हैं या मेंटेनेंस सिस्टम बना रहे हैं तो आपके उस लिहाज से होंगे 30 क्वेश्चंस। एंड देन वो उन्होंने बताया वह आगे कि जो आपके टेक्स्ट होगा उसकी कुछ क्वालिटीज़ बताई है कि वो रोमन उर्दू में हो सकता है, उर्दू इंग्लिश मिक्स्ड हो सकता है, कोड भी हो सकता है उसमें। और आपने क्या करना है, ये जो टेक्स्ट होगा आपका उसको आपने सेव करना है माई मैसेजेस डॉट टेक्स्ट फाइल में। तो मैंने क्या किया था कि ये जो मेरा डाटा फोल्डर है इस पर मैंने एक माई मैसेजेस डॉट टेक्स्ट फाइल बनाई और उस पर मैंने अपने जो ये प्रोग्रामिंग कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसी तरह 30 क्वेश्चंस बना लेंगे अपने अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंगली और यहाँ पे आपने उसको सेव कर लेना है। अच्छा उसके बाद ये, अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमारे पास माई मैसेजेस यस, फाइल जो है वो जनरेट हो गई है? यस। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमें बता
कहते हैं कि अच्छा, अब उसके बाद ना ये फाइल हमें दी हुई है python 01 tokenizer playground.py, और हमने ये कमांड रन करनी है। अच्छा, ये फाइल हमें क्या करेगी, वो कहते हैं ये फाइल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगी जो एक्चुअल आपने अपने मेमो में रिप्लेस करनी है। जो हमारी यहाँ पे एक फाइल थी ना, मेमो टेम्पलेट, ये हमारी मेमो टेम्पलेट फाइल है। और यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग देखेंगे कि ये कुछ ना स्क्वायर ब्रैकेट्स है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों ने फिल करनी है। ठीक है, एज ए जैसे एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम बना रहे हैं, और उसमें नंबर 1 पे आप अपना वर्क फ्लो यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंड सेकंड स्टेप है व्हाट इट वुड कॉस्ट टू रन। और ये आपने, उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है कि रियल मैसेजेस फ्रॉम सोर्स हमने कहाँ से लिए वो, एंड देन ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनको हमने फिल करना है कि एवरेज टोकन पर मैसेज क्या होंगे, करेक्टर्स पर टोकन, आवर लैंग्वेज क्या होगी, कॉस्ट रेशो क्या होगी वर्सेस इंग्लिश, एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें से कुछ मैंने फिल किए हैं, ये मैं आपको बताती हूँ ये कैसे फिल होंगे। आपने क्या करना है, अच्छा, ये माई मैसेजेस कंप्लीट हो गई और ये रीड मी कॉपी है, डोंट से। अच्छा अच्छा, मैंने क्या किया, ये जो मुझे कमांड थी ना, इसको मैंने रन किया क्योंकि मेरे पास ये फाइल मौजूद है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगी। अच्छा, मेरी जो वो पाइथन है ना, वो है पाइथन 3 यूज़ कर रहे हैं, तो maybe ये- अच्छा, ये देखें आपके सामने ना, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब ये जो फाइल थी ना, टोकनाइजर प्लेग्राउंड, ये फाइल क्या कर रही है, अगर कोई जाना चाह रहा है इसके कोड में तो इसको देख सकता है, लेकिन अभी के लिए आपको मेन ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे पास। ये जो मैंने 30 मैसेजेस अपने दिए थे ना, माई मैसेजेस डॉट टेक्स्ट में, इससे इसकी सारी समरी मुझे दे दी है। और वो क्या है कि टोटल मैसेजेस ये थे, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हमारे पास ये है, टोटल टोकन्स हमारे पास ये जनरेट हुए हैं, एवरेज टोकन पर मैसेज, यानी ये जो 1 रो है इसमें एवरेज टोकन ये है। उसके बाद क्या था, इसी कोड के अंदर ना एक इंग्लिश बेसलाइन दी हुई है जो हमने क्लास में देखी थी, शेक्सपियर के टेक्स्ट वाली। उसने उसके टोकन्स निकाले हैं और वो ये 9 करेक्टर्स पर टोकन है। एंड देन वो कहते हैं कि योर टेक्स्ट 2.4 टाइम 14 टाइम्स ज़्यादा टोकन्स होंगे हमारे इंग्लिश से पर करेक्टर। एंड देन फिर ये है कि अगर मैं 1000 कॉल्स दूँ इनपुट साइड ओनली, तो ये कुछ मेरे पास डॉलर में कुछ अमाउंट आई हुई है। अच्छा, उसके बाद ये है कि एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है, द 5 वर्स्ट टोकनाइजिंग मैसेज। ऐसे मैसेजेस को वो वर्स्ट कह रहा है जिनके टोकन्स जो है वो एवरेज, जिनके करेक्टर्स एवरेज टोकन से कम है। लाइक हमारे, अगर आप यहाँ पे देखें कि एवरेज टोकन्स पर करेक्टर्स पर टोकन क्या है, 4.21 है। इससे नीचे जितने भी है ना, उसमें से टॉप 5 हमने प्रिंट करवाए हैं, तो वो ये टोकन्स है। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस दी है कि पुट एवरेज टोकन पर मैसेज, एवरेज करेक्टर्स पर टोकन एंड रेशो इन योर मेमो। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है ना, एवरेज टोकन पर मैसेज, एवरेज करेक्टर्स पर टोकन, हमारी जो बेस इंग्लिश लैंग्वेज से ये टोकन्स कितने ज़्यादा हो गए। ये टोकन ज़्यादा क्यों भी, अगर आप मेरे ये टेक्स्ट को देखें, इसमें देखें ये प्योर इंग्लिश है, लेकिन जब आप मेरा सेकंड वाला देखते हैं, सर स्टैक में पॉप करते वक्त टॉप को पहले डिक्रीज करना होता है या बाद में। अब ये जो है ये क्या है, ये मेरे पास सम रोमन इंग्लिश में है। एंड देन फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे हैं इसके अंदर जिसमें आप देखेंगे कोड भी इन्वॉल्व है, फॉर जेन रेंज दिस, एंड पूछे सर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर होगी। तो ये जो मेरा जो टेक्स्ट है ये प्योर इंग्लिश नहीं है, तो इसमें जो मेरे पास 2.14 टाइम्स कॉस्ट ज़्यादा आई है इंग्लिश से। ठीक है, और फिर तो आपने अगर मैम इसको जो इसके टोकन बने हुए हैं वो शेक्सपियर के जो है उसके हिसाब से बने हुए हैं। नहीं, जो इसमें ये जो इंग्लिश वाला आया ना, ये जिसने बताया है कि मेरे टोकन्स इंग्लिश से कितने ज़्यादा है, वो शेक्सपियर को उसने यूज़ किया है। ये अगर मैं अपनी ये 01 टोकनाइजर प्लेग्राउंड की फाइल अगर हम देखें ना, तो इसमें आपको मिल जाएगा। Let me- बस एक मतलब मिनट। जिससे उसने टोकन बनाया है वो तो शेक्सपियर की स्क्रिप्ट है ना। नहीं नहीं, उसने टोकन्स जो जनरेट किए हैं ना, वो हमारे इस फाइल के ऊपर जनरेट किए हैं, माई मैसेज डॉट टेक्स्ट के ऊपर।
और इसमें जो वो यूज़ कर रहा है, वो टोकनाइजर यूज़ कर रहा है, वो जो अभी यहाँ पे था ना टिक, मैं आपको इधर शो करती हूँ। ये ना आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर खुद करना पड़ेगा। ये जो टिक टोकन एनकोडिंग स्कीम है, इसका ये बेस GPT-4 यूज़ कर रहा है मॉडल। ये क्या करता अच्छा है, अच्छा, ये हमने मॉडल आपके, यूज किया है हाँ इसका। मॉडल यूज़ किया है, आपके माई मैसेजेस को लेगा, फाइल को, और उसको इस मॉडल को पास करता है, जो कि एनकोड कर देगा आपके इंफॉर्मेशन को इनटू टोकन्स। ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो इस कोड पहले आपने कर लेना है, उसके बाद जो आपकी ये जो मेन फाइल होगी ना, मेन फंक्शन है, यहाँ से आप ना कोशिश करिएगा कि स्टेप बाय स्टेप एक दफ़ा इस कोड को देख लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोड के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। तो ये सबको स्टेप बाय स्टेप चलाना आता है आई बिलीव। सर ने जो लास्ट टाइम हमें सिखाया था, आई थिंक सर फराज ने हमें लास्ट टाइम क्लास में सिखाया था, सारा नीचे आती है जो मेन है, हाँ जी। आपकी जो पहली फाइल होती है ना, जहाँ से आपने इसको चलाना होता है, जिसको जाके आपने चलाना है, आपने उधर जाना है। ये देखिए मेन लिखा है ना, यहाँ मेन के 325 से लेफ्ट साइड पे आपने डीबग पॉइंट लगाना है और इसको F5 करके चलाना है, और फिर F10 करके आपने जाते जाना है, F10 करके आपने जाना है, और F10 जाते तो आपको पता चलेगा कोड का फ्लो क्या है, सबसे पहले क्या जा रहा है, उसके बाद क्या जा रहा है, उसके बाद कहाँ जा रहा है, उसके बाद कहाँ जा रहा है। तो प्लीज अगर आपको समझ नहीं भी आ रही ना, जैसा हम भी जब गिटहब नहीं चलाते हैं नए कोड्स की, तो हमें भी नहीं पता होता क्या कर रहा है। हमने पेपर जरूर पढ़ा होता है, लेकिन हमें भी नहीं पता होता था। हाँ ये जरूर पता होता है कि यहाँ से फाइल शुरू हो रही है, और उसके बाद चलते चलते हम जाते हैं अंदर, और हर चीज, हर वो मॉड्यूल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अच्छा अगर ये मॉड्यूल आर्किटेक्चर में अवेलेबल है तो ये यहाँ कहाँ है, ये कोड में कहाँ है। सो स्टेप बाय स्टेप F10 करके आप जाएं, और वो आपको पता चलेगा। एक दफा जरूर हर फाइल को F10 करके जरूर चलाया करें, ताकि आपको पता चले स्टेप बाय स्टेप क्या चल रहा है। और फंक्शन में जाने के लिए F11। हाँ F11, या आप क्लिक कर दें, राइट क्लिक। तो मेन अभी जो इसका पर्पस था वो ये था कि लेट्स से आप जो भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं, आप उससे ये इन्फॉर्मेशन गेट कर सकें, एंड देन ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यूज़ करके आप लोगों ने अपनी ये जो मेमो टेम्पलेट है इसको फिल करना है। ठीक है। जिस तरह मैंने अभी इसको फिल किया है वहाँ से कि एवरेज टोकन पर मैसेज मेरे पास 15.6 है, करेक्टर्स पर टोकन मेरे पास 4.21 है, एंड देन उसने बताया कि जो इंग्लिश कॉर्पस है आपकी, उससे आप इतनी टाइम्स मुझे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। ठीक है। और फिर वर्ड्स जो मैंने अभी मैयर की, ये 5 की है, ये 5 नंबर को आप चेंज कर सकते हैं अपनी इस फाइल के अंदर। ठीक। अच्छा, ये आपने इसको इस तरह से कर लेना है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, अगर हम रीडमी के ऊपर वापस जाएं, अच्छा लर्निंग मैम, प्लेटफॉर्म, हाँ जी बताएं। आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। वो उसकी वीडियो में देख रहा था कृपाती की, वो बता रहा था यूनिकोड का, उसने एक्सप्लेनेशन दी थी UTF-8 UTF-32, इसका भी थोड़े में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब क्या थोड़ा इसमें कैसे रिलेट कर। आपके ख्याल में क्या होता है? थोड़ा आपने पढ़ने की कोशिश की है बस। सर ये मुस्तफा ने क्वेश्चन किया है। मुस्तफा मुस्तफा चल और तू ही दस यार। सर अच्छा इसकी ठीक है, आवाज कम मुस्तफा आ ने, रही है तो मुझे सही समझ नहीं आई क्वेश्चन की। यार उसने कहा हाँ यूनिकोड वगैरह क्या होता है। सर नहीं तो पता बेसिकली है क्या होता है, मतलब उसने बताया है, लेकिन मैं वैसे ही थोड़ा उसमें क्या फायदा हो सकता है ये पूछ रहा हूँ। लाइक उसने बोला था यार UTF अगर थर्टी आपने टू आप इंग्लिश जाते में हैं। अगर आपने इंग्लिश में बात करनी है तो इंग्लिश में चीजें कैरेक्टर में हाँ फेव होंगी। ठीक है। यूनिकेड में ये होता है कि आपका जो डेटा है वो 1 बाइट में सेव नहीं होगा, वो आई थिंक 2 बाइट में सेव होता है। आई थिंक दो सही। बाइट होते हैं। ठीक है। तो उससे फिर फायदा ये होता है कि चीजें जो हैं वो आप मल्टीपल चीजें हैंडल कर सकते हैं। यानी आपको 1 बाइट के अंदर, आई होप यू रिमेम्बर, कि 256 सिंबल्स हो सकते हैं, हाँ यस। जो 2⁸ होते हैं। यहाँ पर अगर आप 2 बाइट ले लें तो 2⁻16 यानी 64K डिफरेंट सिंबल्स हो सकते हैं। अब उसके अंदर उर्दू भी आ जाएगी, इंग्लिश भी आ जाएगी, चाइनीज भी आ जाएगी, हिंदी भी आ जाएगी, सारी जबानें आ जाएंगी। ठीक है। तो उसका फायदा ये होता है कि वो फिर उन्होंने फिर यूनिकोड में इसलिए गए कि वो बेसिकली की चीजें जो हैं वो उसके अलावा भी अगर वो उनको सेव करना चाहें तो वो उनको सेव कर सके। तो उसकी हाँ सर फाइल का साइज जो है वो तकरीबन डबल हो जाता है। हाँ लेकिन ये जो UTF मतलब 32 8, ये आपकी चॉइस होती है या म- आप उसे क्या सेव इस। करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है।
उसका बहुत बड़ा फायदा, यानी आपको फायदा मैंने एक बता दिया आपको। ठीक है, दूसरी बात एक डिफरेंट फॉर्मेट में वो क्यों यूज होते हैं ये आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, सही है सही जैसे मैंने मैक्सिमम जो यूज किया वो यूनिकोड यूज किया। ठीक है, जब मैं उर्दू में काम कर रहा था तो मुझे इस समय सारी डेटा जो है वो यूनिकोड में सेव करना पड़ता था। उसको हम लोड कराते थे, उसके ऊपर काम करते थे, उसके पार्सिंग करते थे, उसका पूरा कंपाइलर बनाया था ट्रांसलेशन मैकेनिज्म का। तो वो हमें अच्छी तरह याद है कि हमने उर्दू के लिए फिर इस तरह काम किया था। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जब आपने ये फाइल को एग्जीक्यूट करके ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी, देन उसके बाद ना नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने हम आपको दिया हुआ है कि अब आपने कॉस्ट पर इंटरेक्शन बतानी है, कॉस्ट पर डे बतानी है, कॉस्ट पर मंथ बतानी है, कि आपका जो भी ये प्रोटोटाइप है, कोपायलट है, इसको यूज़ करने के लिए ऑन एवरेज कितने लोग आएंगे। ठीक है, और कॉस्ट पर डे क्या होगी, पर मंथ क्या होगी, और पर इंटरेक्शन जो कॉस्ट है वो क्या होगी। उसके लिए ना नेक्स्ट स्टेप में ही आपको बता दिया हुआ है कि आपको एक और शीट दी हुई है जो कि है कॉस्ट टू रन शीट। ये आप पढ़ेंगे ना तो ये आपको पता चलेगा, यहाँ पे है कॉस्ट टू रन शीट। इसमें भी क्या है, इस तरह आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स दी हुई है जिनको आपने फिल करना है। ठीक है, और जब आप इसको पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप तो यहाँ पे आपको ना यहाँ पे बताया होगा कि लेट्स से जो आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट टोकन्स है, सिस्टम प्रॉम्प्ट टोकन्स किसे कहते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट टोकन वो होता है कि जैसे हम जब भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो हम पहले लिख देते हैं ना, एक्ट एज एआई इंजीनियर, एक्ट एज डीप लर्निंग एक्सपर्ट, एक्ट एज, और क्या हो सकता है, एक्ट एज सरफराज रोल निसार। साइन करते एक्ट हैं। एज ए रिव्यूअर ऑफ सीवीपीआर। हाँ, रिव्यूअर ऑफ सीवीपीआर, या तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, वो इंफॉर्मेशन जो हम सिस्टम को ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है। फॉर एग्जांपल हमारे फर्स्ट कि अब क्या होता है कि ये जो चैट जीपीटी ये खुद से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं तो कि उसने एक्ट एज एआई इंजीनियर करना है, एक्ट एज उसने मैथ्स एक्सपर्ट करना है, या क्या करना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अब हम तो नहीं दे रहे होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, ये ऑलरेडी जो सिस्टम को प्रॉम्प्ट ऑलरेडी दिया होता है कि जो भी यूज़र टेक्स्ट दे उससे जज करो और ये प्रॉम्प्ट उसके साथ अटैच कर दो। इसको हम कहते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे ये था कि अगर आपका कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट है तो आपने बताना है कि उसके नंबर ऑफ टोकन्स क्या होंगे। और उसके लिए ना यहाँ पे आपको एक फ़ाइल दी हुई है कि आपने इसी फाइल को रन करना है, 01playground.py। लेकिन अब आपने इसका कौन सा मोड रन करना है, लाइव मोड, कि आप रन टाइम के ऊपर अपना प्रॉम्प्ट दें और उससे जनरेट करवा सकें कि उसमें नंबर ऑफ टोकन्स क्या है एंड सो ऑन। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये दी, यहाँ से टर्मिनल पे गए, पाइथन 3, और इसके बाद मैंने ये लिख दिया। अच्छा, इससे क्या होगा कि ये जो अभी पहले रीड हुई थी ना टेक्स्ट फाइल से सारा डाटा, अब ये रीड होगा रन टाइम के ऊपर। आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे यू कैन या एक्ट एज एआई इंजीनियर विद डीप लर्निंग एंड इंडस्ट्रियल एआई एक्सपर्ट। तो अब आप रन टाइम पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इनपुट दे सकते हैं और वो रन टाइम पे आपको डिफरेंट वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करेगा। फिर वहाँ से वो टोकन्स जनरेट उसने किए हैं और करेक्टर्स पर टोकन्स क्या आए हैं एंड सो ऑन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, लेट्स से मैं इसके बाद दोबारा से लिखती हूँ कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग ऑफ एडिंग इन अ लिंक्ड लिस्ट। अब इसको उसने क्या किया है कि टोकन्स में डिवाइड किया है एंड आपको करेक्टर्स पर टोकन। मुझे आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टोकन्स तो 11 है पर ये 23 कैसे है। मैम ये स्पेस भी काउंट करता है ना। स्पेस भी काउंट किया है बट उसने करेक्टर्स 44 दिए हैं, टोकन्स 11 दिए हैं, लेकिन रनिंग टोटल दिस सेशन 23 टोकन्स उसने बताया है। अच्छा, ये बताएगा काउंट कर रहा है टोटल। काउंट कर रहा है टोटल को। सही है, हसीब जाग रहे हैं। बाकी लोग भी जाग जाए थोड़ा सा, हमारे पास अब जल्दी जल्दी करना है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये जो अभी करंट लाइव सेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके पास टोटल टोकन्स अक्रॉस 3 मैसेजेस जो है
वो ये ऐड हो गए हुए हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ना 2 मैसेजेस थे, हालांकि क्वेश्चन मेरा 1 था, लेकिन इसे 2 मैसेजेस दिया, लाइक मैंने तो एक ही मैसेज दिया, तो वो फिर मैंने जब कोड में जाके देखा तो उसने एज ए 1 मैसेज जो है ना वो एम्प्टी एम्पेड किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे अक्रॉस 2 मैसेजेस है, यहाँ पे अक्रॉस 3 मैसेजेस है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे लेट से मैंने जो भी देख लेना है कि मेरे प्रॉम्प्ट टोकन अगर मैं दूं तो ये 35 कैसे आया था। बेसिकली ना मैंने ये इसको दी थी, एक मिनट, कंट्रोल से, अच्छा ये क्या था, मैंने कहा था कि अगर लेट से मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट ये होता है तो उसमें मेरे पास नंबर ऑफ टोकन्स 35 होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड की। एवरेज यूज़र इनपुट टोकन जो मेरे पास मेरे माई मैसेजेस से आए हुए थे जो कि थे 15.6, वो यहाँ पे ऐड किया। और फिर एक होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, जिससे जब हम चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसके साथ हम कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब ये जो होता है इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी मैंने कोई भी ऐड नहीं किया, तो ये 0 है। और अब अगर आप देखें कि ये जो इनपुट टोकन्स पर इंट्रैक्शन है ये मेरे पास कितना हो गया, 35 प्लस 15.6 प्लस 0 जो कि है 50.6। ऑल्दो जो यूज़र का इनपुट टोकन है वो ऑन एवरेज क्या है, 15.6 है, लेकिन हर बार जब आपके सिस्टम ने टोटल टोकन्स है उसके साथ उसने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट अटैच करना है, तो ये आपके पास टोटल टोकन्स बनते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि मैंने तो क्यूरी बहुत छोटी सी लिखी, मेरे इतने सारे टोकन्स कैसे यूज़ हो गए। वो एक्चुअली जो क्यूरी लिखी है प्लस उसके साथ सिस्टम के अपने टोकन्स है जो अटैच हो रहे होते हैं। तो यहाँ से आप ये कर लेंगे और फिर उसके बाद ये आप है ये ट्रैफिक ये आपने फिल करनी है। ठीक है, कि मैंने लेट से 3 सेशंस परफॉर्म किए थे और मैंने यहाँ पे एक एस्टिमेट दिया है कि ऑन एवरेज मेरे ये कोई पायलट को 50 लोग यूज़ करते हैं, तो वो फिर मैंने काउंट ये कंप्यूट कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, वापस आ जाएं अपनी रीडमी के ऊपर। अच्छा, अब आप लोग को ये पता चल रहा है कि जो ये रीडमी फाइल है ना ये आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम है कि अब हमने अपना मॉडल बिल्ड करना है। ठीक है, अच्छा अब जब भी मॉडल्स आप बिल्ड करते हैं ना तो उसमें हमारे पास हमेशा 2 मॉडल्स होते हैं। ठीक है, कि आपका मॉडल अच्छा है या नहीं, या नहीं, इसको ऐसे नहीं कहेंगे। हमारे पास जो है ना वो एक मॉडल होता है, लेट्स से मैंने ऑलरेडी मॉडल लिया जो कि लेट्स से किसके डाटा पे ट्रेन था, लेट्स से वेब के डाटा के ऊपर वो मॉडल ट्रेन था, लेकिन अब मैंने उस मॉडल को फाइन ट्यून करना है अपने डाटा के अकॉर्डिंगली। तो अब उसके लिए क्या है कि पहले मुझे वो मॉडल चाहिए जिसको मैं कहती हूँ कि ये मेरा बेस मॉडल है। बेस मॉडल वो मॉडल है जो ऑलरेडी किसी डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, एंड देन जो हमारा नया मॉडल होगा उसको हम कहेंगे हमारा फाइन ट्यून्ड मॉडल, ठीक है, या इंस्ट्रक्ट ट्यून्ड मॉडल। तो अब उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने एक ना इवैल सेट क्रिएट करना है। इवैल सेट फाइल क्या है, मुझे लगता है 10 मिनट चाहिए होंगे अभी और। ठीक है, ठीक है, अच्छा हमने क्या करना है, हमने ना जिस तरह अभी ये माई मैसेजेस डॉट मैडम टेक्स्ट, घंटा लेने पूरा सॉल्व कर दें। नहीं तो फिर आपने क्या करना है। और तुझे आराम नहीं है? सर आगे मुश्किल शुरू हो रहा है, अभी बिल्ड तो अभी स्टार्ट होना है आगे। नहीं नहीं, ये वो अब तो आसान है, अब तो आपने सारा काम कर लिया। आपको मेन इशू होता है जब आप ये रीडमी फाइल स्टार्ट करते हैं ना पढ़ना, वो अब जैसे जैसे आपको समझ आनी शुरू हो गई है ना तो समझे अब आपका काम आसान होने लग गया, क्योंकि अब जब आपने इंस्ट्रक्शन लेनी है उसको आपने परफॉर्म कर देना है। अच्छा, आपने क्या करना है, एक माई इवेल सेट डॉट जेसन फाइल है जिसको आपने बिल्ड करना है। ये मेरे डाटा का फोल्डर है इधर, और मैंने इसमें यहाँ पे क्रिएट की है माई इवेल सेट डॉट जेसन फाइल। इसमें ना आपको अगर आप देखेंगे ना इवेल सेट टेम्पलेट, तो इसमें ऑलरेडी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और साथ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आपने अपना सेट क्रिएट कैसे करना है। अच्छा, ये जो डॉट जेसन एल फाइल है ना ये आपके पास इस तरह से इंफॉर्मेशन लेगी, डिक्शनरी में डाटा लेगी, और जो अभी हमारे मॉडल को जो कीज वो यूज़ करता है, वो यूज़ करता है एक है वैल्यू इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपका क्वेश्चन होगा जो भी आपने प्रॉम्प्ट देना है अपने सिस्टम को, एंड देन फिर उसका रिस्पॉन्स है जो आप कहेंगे कि ये आंसर है जो कि मॉडल को देना चाहिए।
ठीक है, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर, जिसे हम कहते हैं ना कि मैंने मॉडल को ट्रेन करना है, तो मेरे पास इनपुट में क्वेश्चन होगा और आंसर होगा जिसमें मैंने मॉडल को ट्रेन करना है। इसके साथ एक वेरिएबल हम रखते हैं मस्ट कंटेन। जब मस्ट कंटेन का क्या है कि जो भी हमें कीवर्ड्स देंगे, हम ये चाह रहे हैं कि जब भी मॉडल इस क्वेश्चन को आंसर करे, उस जो भी वो आंसर ड्यूरिंग द सीख रहा है उसमें ये वर्ड लाजमी होने चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है द इक्विपमेंट नेम, द नंबर और द रिक्वायर्ड एक्शन। ठीक है, ये हम यहाँ पे क्वेश्चन देंगे। जब फिर इसमें एक और इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी हुई है, मस्ट कंटेन हो गया, और अच्छा इधर नहीं लिखा हुआ, नेवर पुट अ क्वेश्चन हियर आल्सो अपीयर इन द ट्रेनिंग फाइल, क्वेश्चन हियर दैट आल्सो अपीयर। अच्छा वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है अच्छा वो वो यहाँ दूसरी पे वाली? है। ये एक कीवर्ड होता है अनआंसरेबल। अनआंसरेबल ट्रू का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे नेगेटिव एग्जांपल्स होंगी जिसमें हमने मॉडल को ट्रेन करना है कि अगर तुम्हें आउट ऑफ द डोमेन आंसर आ जाए तो उसका आंसर क्या करना है। ठीक है, तो वो आंसर आपने यहाँ पे देना है। लाइक आप कह सकते हैं आई डोंट हैव दैट इन माय प्रोसीजर्स, या आई डोंट नो अबाउट दिस, तो वो आपने इस तरह से देना है। अब और एक इम्पोर्टेंट बात जो जैसे अगर आपने, आपको याद हो, जब शुरू शुरू में चैट जीपीटी आया था, उससे अगर हम 2021 से बाद वाला कुछ भी पूछते तो वो कहता था कि मैं इस डेटा पे ट्रेन नहीं हूँ, so I cannot answer this। बस बिल्कुल शुरू शुरू में जब चैट जीपीटी आया था। हाँ, जैसा कोई आप हार्मफुल कोई क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हार्म रिलेटेड, तो वो उसमें कह देता है कि ये नहीं है। डिप्रेशन से रिलेटेड कह देते हैं, तो उसने एक जेनेरिक आंसर रखा हुआ है कि वो कहता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप वो बताएं, लेकिन वो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा होता। तो ये इस तरह से। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने ध्यान में ये रखनी है कि ये जो इवेल सेट फाइल है आपके पास, इसमें जो भी आपके प्रॉम्प्ट्स होंगे और उनके आंसर्स होंगे वो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग फाइल में एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो कि इधर उन्होंने मेंशन की हुई है। अदरवाइज हम कहते हैं कि ये डाटा लीक हो रहा है, कि आप ट्रेनिंग जिस डाटा पे करवा रहे हैं इवेलुएशन भी उसी पे करेंगे, और आप कहेंगे जी मेरा मॉडल तो 100% एक्यूरेसी दे रहा है, लेकिन फिर होगा ये कि मॉडल जिस पर ट्रेन हुआ हुआ है आप उसी पे उसको आंसर्स ले रहे हैं। तो ये फाइल आपने ध्यान से बनानी है, जिसको मैंने ऐसे बनाया था माई वेल सेट डॉट जेसन। ठीक है, इसमें अब मैंने जो भी इंस्ट्रक्शंस थे कि 20 उन्होंने कहा कि आप लाजमी ऐसे रखें लाइंस जिनके आंसर मस्ट कंटेन हो, और 5 ऐसे क्वेश्चंस हो जो आंसरेबल ना हो। तो लेट्स से अगर मैंने ये बना रही हूँ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डीएसए कोर्स से रिलेटेड, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जैसा है कैन यू टेल मी व्हाट विच क्वेश्चंस विल डेफिनेटली अपीयर इन द नेक्स्ट डीएसए एग्जाम। तो उनके हमने रिस्पॉन्स में कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि आई डोंट हैव एक्सेस टू द फ्यूचर एग्जामिनेशन पेपर सो आई कांट आंसर। और अनआंसरेबल इसका है ट्रू, जो कि रिस्ट्रिक्ट करेगा मॉडल को ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के इनके आंसर उसने नहीं करने हैं। अच्छा, ये आपकी वैल्यूएशन फाइल यहाँ पे बन गई है। और ठीक है, अच्छा ये इसका एक मसला है, ये ना फौरन सारा ऊपर चला जाता है। अच्छा, अब आ गया आपका मेन काम, बिल्ड इट। अब ये है कि आपने अपना वो जो बेसलाइन मॉडल है ना, जो हम कह रहे हैं ऑलरेडी किसी डाटा पे ट्रेन हुआ हुआ है और फिर हम उसको फाइन ट्यून करेंगे, आपने उस मॉडल को ट्रेन करना है। तो वो आपने ये फाइल रन करनी है, पाइथन 02 ट्रेन टाइनी जीपीटी। इसमें आपको क्या है, टाइनी जीपीटी जो है वो आपको कोड दिया हुआ है, और उसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसमें से हम लोग यहाँ पे जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। आप ये कमांड रन करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो ट्रेन टाइनी जीपीटी वाली है, ठीक है, किसी ने अगर इसका आर्किटेक्चर देखना हो अभी तो वो भी देख सकता है, लेकिन इसको कवर हम बाद में करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो ये फाइल आप जब रन करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसमें है शेक्सपियर। हाँ, अच्छा इसमें ना ये हो रहा है कि ये जो ट्रेन टाइनी जीपीटी है ना, ये स्पेसिफिकली जो टाइनी शेक्सपियर डॉट टेक्स्ट फाइल है ना, जो आपने क्लास में भी देखी थी, ये इसके ऊपर मॉडल ट्रेन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि एक मॉडल था जो इंग्लिश लैंग्वेज पे ट्रेन हुआ है और बाद में आप उसको फाइन ट्यून करेंगे। तो ये मैंने ना मॉडल ट्रेन किया एग्जैक्ट ये कमांड रन करके, और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो यहाँ पे आउट फोल्डर है, आप लोग अगर यहाँ पे ये देखेंगे, ये आउट फोल्डर है, यहाँ पे ना मेरा एक मॉडल सेव हो गया है टाइनी जीपीटी डॉट पीटी। ठीक है, तो रीडमी में ना उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब आप ये मॉडल ट्रेन कर लें तो ये आपका बेस मॉडल होगा। अब आपने इसको टेस्ट करना है कि क्या ये मॉडल आपकी डोमेन के ऊपर सही आंसर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अब मॉडल मेरा सेव है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल सी
लेट मी क्लियर। और स्टेज प्रॉम्प्ट, ये मुझे ये दे दें। अच्छा, यहाँ पे ना अब मुझे अपना प्रॉम्प्ट देना है। लेट्स से मैं इससे क्या क्वेश्चन पूछे डीएसए के रिगार्डिंग। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च? हाँ जी, बताएं क्या होती है। लॉग एन। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च? लॉग log एन n एन होती है। स्केयर। और कौन बोला आंसर? फ्रेंची देख ले। सर लो। फ्रेंची देख ले सर। अच्छा आप करेंगे या मैं? ये पीछे से बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा, ये ना फिर से ना आपको ना क्विज भी लेने चाहिए अब अपनी क्लासेस के अंदर। अगली क्लास में सर किसको है? अच्छा, बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो log n होती है कि वो हर स्टेप पे उसको प्रॉब्लम को हाफ में डिवाइड करता है, तो वो log बेस 2n हो जाती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का हम आंसर पूछते हैं अपने मॉडल से। ये वो मॉडल है जो शेक्सपियर के डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। और अभी हमारे डेटा में फाइन ट्यून नहीं हुआ है ना? हम भी हमारे डेटा के ऊपर नहीं है। सही है। अच्छा, ये देखिए, ये अभी वो कह रहा है कि आपका ये जो टाइनी जीपीटी लोड हो गया है 0.83 मिलियन पैरामीटर्स के ऊपर है, और अभी ये मैं इसको सीपीयू पे कर रही हूँ। आपको रीडमी में ना लिखा हुआ है कि अगर तो आप जीपीयू पे ट्रेन करते हैं तो वो फास्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप करते हैं सीपीयू एम सीरीज से नीचे तो फिर वो आपके अराउंड 40 मिनट्स जो है ना वो लग जाएंगे। तो आराम से कोशिश करें अभी इस क्लास के फ़ौरन बाद इसको लगाएं और खाना वगैरह खाने चले जाएं, ताकि कल तक आपका ट्रेन लाजमी हो जाए। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन था कि व्हाट इज द टाइम हसीब कॉम्प्लेक्सिटी को ऑफ फौरन हंसी बाइनरी। आ रही है। हसीब को फौरन हंसी आ रही है, खाना तो पता चल खाना। गया ना मेरे लिए कह रहे तो हैं। उसने आंसर जो है, फिर भी अहमद ने आई थिंक आंसर दिए, पीछे से आंसर आया था एन स्क्वायर, तो इसका आंसर उससे भी बुरा है। इट मीन्स ये ऐसा मॉडल है जिसको कुछ भी नहीं पता, तो आपको कुछ ना कुछ तो पता है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, ये ना मॉडल अब ट्रेन हो गया बंदा पॉजिटिव हो, इतना भी ना हो। है। अच्छा, अब क्या है, ये बेसलाइन मॉडल है, और अब हमने अपने मॉडल को इस पे फाइन ट्यून करना है। उसके लिए आपको फौरन ना इसके बाद इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्या करना है आपने। अब आपने अपना ना डेटा जनरेट करवाना है इंस्ट्रक्शंस एग्जांपल्स का, जिसमें वो कहता है एटलीस्ट 10 टीच रिफ्यूजल हो कि मॉडल आंसर नहीं कर सकता। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये फाइल को यूज़ करते हुए माई इंस्ट्रक्शंस डॉट JSNL आपने मॉडल को फाइन ट्यून कराना है। ठीक है, तो अभी ये ना हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है। यहाँ पे मैं अगर आपको ये दिखाऊं, सर ये ना एक्चुअली ट्रेन हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको अलग फोल्डर में ओपन किया हुआ था। अच्छा, जब आपका मॉडल ट्रेन हो रहा होगा ना, तो वो कुछ इस तरह से आप देखेंगे। ठीक है, कि आपके पास ये लॉस होगा, और आपका लॉस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कम हो रहा है। लेकिन अगर आपके डाटा के ऊपर आपका लॉस कम नहीं हो रहा, तो रीडमी में आपको ना इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप ये स्टेप साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्टेप साइज क्या होता है? स्टेप साइज हम कहते हैं कि आफ्टर 0, लेट्स से मेरा बैच जो है वो है 10 बैच साइज, नहीं 8 बैच साइज है, 8 बैच साइज है। तो वो क्या करेगा, आपका मॉडल हर एक आइट्रेशन में आपकी 10 इमेजेस को, 8 इमेजेस को देख रहा है। ठीक है, और आफ्टर लेट से स्टेप साइज मैंने रखा हुआ है यहाँ पे 500, तो आफ्टर 500 आइट्रेशंस के बाद उसने आपके उस लॉस को एक्यूमुलेट करना है और मॉडल को लॉस बैक प्रोपेगेट करना है। बैक प्रोपेगेट करने का मतलब यह है कि मॉडल को बताना है तुमने इतनी गलती की है, अब इसको ठीक करो और अपने पैरामीटर्स को फाइन ट्यून करो। तो ये ना आपने इन पैरामीटर्स के साथ खेलना है इन केस आपका डेटा अगर कॉम्प्लेक्स है और उसमें आपका लॉस जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, और फाइनली जो मेरा मॉडल जो था वो सेव हो गया है, और वो सेव होके ना यहाँ पे आया था टाइनी इंस्ट्रक्ट डॉट पाई। अब ये मॉडल जो है, ये मॉडल मेरा ट्रेन हुआ है मेरे डेटा के ऊपर जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था माई इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, ये जिस तरह इवेल्युएशन में मेरा था ना क्वेश्चन आंसर भी है, ये बिल्कुल उसी तरह, लेकिन इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जैक्ट इवेल्युएशन में आपने पूछा हो। ठीक है, मिलता जुलता पूछ सकते हैं, बट एग्जैक्ट आप ट्रेनिंग वाला डाटा
नहीं पास कर सकते इवेल्युएशन फाइल को। तो ये फाइल मैंने बनाई थी और उसके बाद मैंने ये कमांड रन कर दी थी। ये तो अब नीचे ही चला गया। लेट मी शो यू। हाँ हम्म, ये अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है, हमारे पास फाइनल मॉडल जो है ना वो ट्रेन होके आ गया टाइनी इंस्ट्रक्ट डॉट पीटी। ये वो मॉडल है जो स्पेसिफिक आपके डाटा के ऊपर फाइन ट्यून हुआ होगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है। अच्छा, मैं आपको है अच्छा ना, मैं आपको छोटी सी बातें अच्छा और बता दूं। वो ये कि ये जो न्यूरल नेटवर्क्स आप चला रहे हैं, ये बैक प्रोपगेशन क्या चीज़ है, कैसे उसकी मैथमेटिक्स काम करती है, ये अभी तक हमने आपको नहीं बताई। ठीक है, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। कल कैलकुलस शुरू हो रहा है, उसका पहला छोटा हाईलाइट मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बेसिकली लॉस क्या होता है, लॉस की बेस पे, डेरिवेटिव की बेस पे कैसे हम एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, तो हम कल बड़ा मजे का काम करेंगे इसके ऊपर बेस करते और आगे आने वाले वीक्स में हम छोटा न्यूरल नेटवर्क भी बनाएंगे। मतलब वो हम इंटरनली देखेंगे कि एक स्मॉल लीनियर लेयर क्या होती है, CNN क्या होता है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या होता है। तो वो हम अभी आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो अगर आपको ये हो रहा है कि ये मॉडल जो बना हुआ है, जैसे हम्म, अगर सारा कौन सी फाइल थी, ये थी ना टाइनी ट्रेन जीपीटी फाइल जो थी। इमरा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ अब हाँ आ रही है? अब आ रही है। हाँ, इस मॉडल के अंदर ये जो 02 वाली फाइल है ना आपकी, ट्रेन टाइनी जीपीटी, इसके अंदर पूरा मॉडल बना हुआ है। मतलब कि वो कैसे बनाया, जो टाइनी जीपीटी के नाम से क्लास है उसके अंदर वो सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं कि वो इनपुट जब जाती है तो इंटरनली वो क्या कर रहा है, वो कैसे कोरिलेशंस निकाल रहा है। वो इंटरनल डिटेल अभी हमने नहीं बताई आपको, वो हम आपको बताएंगे। अच्छा, इससे पहले ना टाइम हो रहा है तो मैं एक दफ़ा इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद ना, अभी तक ये हुआ है, अभी तक क्या हो गया है मुझे ओ जल्दी हेलो, से बता दें। टाइम देखें क्या हो रहा है। सर सर बस 5 मिनट। हाँ जी हाँ, मुझे तो 5 मिनट के ऊपर दे दिए थे। मेरे 5 मिनट जनाब सर 1 घंटे फिर भी बाद खत्म आपने हो गए थे। 10 मिनट ले लिए फिर थे। भी आपने ले लिए थे ना। मैंने कहाँ लिए थे भाई, तुम लोगों ने एक ठीक घंटा है। 15 मिनट से अच्छा ऊपर ले ठीक लिया है। है, बस बस 5 मिनट देखें, बस 5 मिनट। हाँ जी, मुझे जल्दी से कौन बताएगा, कौन कौन है यहाँ पे। खुरम जाहिद, मुझे ये बताएं कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं। अभी हम मतलब अभी अभी हमने कौन सा स्टेप कंप्लीट किया है। ओह अच्छा, आपको तो पता होगा। आपकी आवाज़ आपका नहीं आ माइक रही। म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। डेटा फाइन ट्यून किया हमने। हमने मॉडल को सॉरी, आप आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, अब आवाज़ आ रही है आपकी। जी, मैंने एक्चुअली अभी ज्वाइन किया है, मैं जरा कुछ बिजी हो गया था। देखें, इसका वहाँ कैमरा ऑफ था इसीलिए। वो बता के गए थे, उन्होंने मैसेज किया मैं था एक्चुअली बता अच्छा के ठीक गया है, था। ठीक है, चले फिर आप देखिएगा। हमें अहमद जल्दी से बता दें कि अभी हम क्या कर चुके हैं। अभी तक हम अपना मॉडल ट्रेन कर चुके हैं अपने डाटा के ऊपर। अपने डाटा के ऊपर इसको हम कहेंगे कि हम फाइन ट्यून कर चुके हैं। ठीक है। पॉइंट। और लैंग्वेज मॉडल की लैंग्वेज में आप कहेंगे कि हम इंस्ट्रक्ट ट्यून कर चुके हैं। अब मैं एक कमांड चलाने लगी हूँ एंड पता नहीं चलती है कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा ये सारे स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे हैं कि सबसे पहले हमने अब यहाँ पे क्या करना है, चल रहा है ठीक है। अच्छा, अब मेन इम्पोर्टेंट काम जो आप लोगों ने इस पे थोड़ा टाइम लगाना है वो ये है कि अब मॉडल फाइन ट्यून हो गया है। अब आपका एक्चुअल काम ये है कि आपने बेसलाइन मॉडल और जो आपने मॉडल फाइन ट्यून किया है आपने उसको इवेलुएट करना है। ठीक है, कि आपकी डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे, आपका जो बेसलाइन मॉडल था उसने उसको आंसर नहीं किया, लेकिन जो आपका फाइन ट्यून मॉडल था वो उसको आंसर कर पा रहा है। एंड देन फिर आपने देखना है कि उसमें उसके फेलियर केसेस कौन से हैं। और बेस मॉडल से मुराद आई थिंक आपकी यही है कि जो शेक्सपियर के डाटा पे ट्रेन हुआ है वो हमारा बेस मॉडल है, और उसको जो हमने अपने वो जो माई इंस्ट्रक्ट जेसन के अंदर जो डेटा था उसके ऊपर जो ट्रेन किया हमने, वो हमारा फाइन ट्यून मॉडल है। वो फाइन ट्यून मॉडल है। और ना अब जैसे ही मॉडल फाइन ट्यून हो गया ना, तो अब आपको इवेलुएट करने के लिए यहाँ पे कमांड दी हुई है कि आप एक क्वेश्चन दें जो कि दोनों मॉडल से पूछें। अब जब मैंने ये क्वेश्चन दोनों मॉडल्स से पूछा है, इस कमांड को रन किया है अपना प्रॉम्प्ट देके, और वो क्वेश्चन ये था कि व्हेन रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम स्टैक व्हाट शुड हैपन टू द टॉप पॉइंटर।
तो जो मेरा बेस मॉडल है ना, उसने कुछ ये आंसर दिया है, शेक्सपियर के जिस टेक्स्ट पे ट्रेन था ना, वही उसने आंसर उस तरह से दे दिया है। लेकिन जो आपका फाइन ट्यून इंस्ट्रक्ट मॉडल था ना, उसका अगर आप आंसर देखें तो वो आपके पास कुछ इस तरह से है। अब वो क्या कह रहा है, अब ये ठीक है या नहीं, लेकिन उसने आंसर तो कुछ दिया है हमें। वो कह रहा है, अ न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट में वायलेट द हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी विद इट्स पेरेंट, heapify up swaps it with its parent until the property is restored। क्या ये आंसर ठीक है? हम तो स्टैक की बात कर रहे थे। हम तो स्टैक की बात कर रहे थे। इट मीन्स कि जो आपका मॉडल है उसने डोमेन नॉलेज से तो इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आंसर जो है वो उसका उतना सही नहीं है। और वो सही इसलिए नहीं होगा कि ये मैं चीज़ ना आपको वेरीफाई कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि जो रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम अ डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो मेरे ट्रेनिंग डेटा के अंदर मौजूद था हीप से रिलेटेड। ठीक है, वो स्टैक से रिलेटेड नहीं था। तो उसने हमारे हिसाब से तो सही आंसर है ना जो हम रिक्वायर कर रहे थे। नहीं, हम भी ये रिक्वायर नहीं कर रहे हैं, हम तो स्टैक की इंफॉर्मेशन का आंसर रिक्वायर कर रहे हैं उससे। इट मीन्स कि जो अभी डेटा हमारा सेट मॉडल छोटा था ना बेसिकली, डेटा सेट उसमें ही। छोटा था, हाँ। डेटा सेट छोटा है, वो सारे लेकिन आंसर कॉम्बिनेशंस ठीक उसने है। नहीं किए, या उसने बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज़ हमने किया हुआ, लाइक हमने कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किए कि हम कोई बुक साथ अटैच कर देते एंड कहते हैं कि आप इस बुक के कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करो एंड सो ऑन। तो ये अभी जो हमने अभी आज के सेशन में ना यहाँ तक कर लिया है कि ये आपका मॉडल कंपेयर आपने कैसे करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने मेजर करना है कि फेलियर केसेस कौन से हैं, एंड देन आपने फाइनल जो हमें प्रोवाइड करना है असाइनमेंट की सबमिशन, वो ये है, आपने मेमो फाइल कंप्लीट करनी है और उसमें आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, ये जो यहाँ पे मेंशन है, वर्क फ्लो क्या है, आपकी कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है, फेलियर क्या हो रहा है, कितनी एग्जांपल्स फेल हो गया, और अगर आप इस को पायलट को शिप करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि एक आपके मैनेजर देखे और वो ये फैसला कर सके कि ये को पायलट आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। और सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबने करनी है वो ये है कि ये 3 मिनट्स की ना आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है अपने पूरे प्रोजेक्ट की एज ए डेमो वीडियो। ठीक है, जैसा अभी मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम ठहर ठहर के किया है ना, तो आपने ओवरऑल अपने प्रोजेक्ट में आप बिल्कुल इसी तरह कि स्टेप बाय स्टेप, और आपके ये आंसर्स आ रहे हैं, इस तरह आपने डाटा बनाया, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस डेमो में होगी। तो हम लोग पहले ये डेमो देखेंगे और फिर उसके बाद आपके जो ये कोड है उसको देखेंगे। ठीक है, और तो आपका ये 3 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हम्म, सबमिशन के साथ आपने क्लासरूम में ही अपलोड करना है जितना भी आपका काम हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अभी आपका टर्मिनल पे कितना वर्क कर रहा है, कैसे आंसर्स दे रहा है, वो आपने लाजमी इसके साथ अटैच करना है। ठीक है। और आई थिंक खुरम का एक सवाल है, उन्होंने हैंड हाँ रेज जी, किया हुआ है बताएं काफी देर से। बताएं खुरम जी। जी, एक्चुअली मैं इसके ना थोड़ा सा लॉजिकली पूछना चाह रहा हम्म, था कि सबसे पहले अपने मॉडल को शेक्सपियर के टेक्स्ट पे ट्रेन करने की लॉजिकली क्या सेंस बन रही है। अच्छा, पे मैं आंसर करती हूँ, अगर निम्रा फिर आप उसमें ऐड करना चाहे तो ऐड करिएगा। अच्छा, जो हमारे पास जब हम कोई भी मॉडल यूज़ करते हैं ना, तो वो ऑलरेडी किसी डेटा के ऊपर ट्रेन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं गिटहब से जाके या गिटहब से जाके या हगिंग फेस से जाके कोई भी मॉडल की लाइब्रेरी इंस्टॉल करती हूँ, तो वो ऑलरेडी किसी डाटा पे होगा, लेट्स से वेब डाटा पे होगा, कोई होगा जो ऑटोनोमस ड्राइविंग के डाटा पे होगा। बट ये है कि वो मॉडल, लेट्स अगर मैं ये क्वेश्चन आंसर करना चाह रही हूँ, तो मैं कोई एक ऑनलाइन मॉडल लूँ, वो क्वेश्चन आंसर के किसी भी डाटा पे ट्रेन हुआ हो, लेकिन उसके टास्क और मेरे टास्क में कॉमन ये चीज़ है कि क्वेश्चन आंसर में इनपुट आउटपुट होती है। ठीक है, फिर हम उस मॉडल को लेते हैं और जो हमारा डाटा होता है उसके ऊपर फाइन ट्यून करते हैं। और उसका फ़ायदा एक ये होता है कि मॉडल ने, अभी तो यहाँ पे आपके शेक्सपियर का डाटा था ना, जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया मेरे डाटा से, लेकिन कॉमन चीज़ ये थी कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती थी। ठीक है, और मेरे जो क्वेश्चन आंसर थे वो कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में थे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस तरह हम कोई मॉडल लेते हैं और वो मेडिकल इमेजरी के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। ठीक है, एंड सेकंड मेरा जो टास्क है वो मेडिकल इमेजरी का है, लेकिन टास्क डिफरेंट है। लेट्स से वो कैंसर के सेल्स पे ट्रेन हुआ हुआ है, मुझे मलेरिया के सेल्स पे ट्रेन करना है।
तो टास्क ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए फिर हम उस मॉडल को लेते हैं कि जो भी उसने प्रीवियस नॉलेज लिया हुआ है वो उसको यूटिलाइज करे जितना भी कर सकता है, और हमारे डेटा के स्पेसिफिक उसको फाइन ट्यून कर दे। तो ये एक इम्पोर्टेंट होती है। और अगर एक और आसान एग्जांपल वो ये है कि आपके पास ऑटोनोमस ड्राइविंग का डेटा सेट है जो कि लेट्स से शिकागो की स्ट्रीट्स के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है, और अब मुझे उसे पाकिस्तान के ऊपर मॉडल को यूज़ करना है। तो अब मैं बजाय इसके कि एक कंप्लीट स्क्रैच से मॉडल ट्रेन करूँ, जो शिकागो के डेटा के ऊपर मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है, हम उसी को लेंगे कि एटलीस्ट कुछ तो उसने सीखा होगा, एंड देन उसको हम पाकिस्तान की स्ट्रीट्स के डाटा के ऊपर फाइन ट्यून कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि जो भी ऑलरेडी मॉडल है हमने मॉडल को फाइन ट्यून कर दिया। ठीक है, निम्रा आप इसको में हाँ ऐड करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल यही होता है। और एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूँ कि बेसिकली बेस मॉडल पे ट्रेन करने का मकसद ये होता है कि बेसिक लैंग्वेज को सीख ले, बेसिक जो स्ट्रक्चर है कि अच्छा सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वो प्रेपोजिशन ऐसे होती है, हम उसको लैंग्वेज का सेंटेंस ऐसे बनता है, इस इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस ऐसे बनता है, उसके लिए हम बेस मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं कि बेसिक नॉलेज उसके पास आ गई है। अब उसको हम लेके अपने किसी भी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर आवाज बहुत कम आ रही। अब आ रही है? अब आ रही है, हाँ पहले भी आ हाँ, रही थी। स्पेसिफिक टास्क के ऊपर हम उसको फाइन ट्यून कर लें। ठीक है, जैसे सारा ने एग्जांपल दी है ऑटोनोमस कार्स की, उसका मकसद ये होता है, जैसे अब आप देखें ना, ये एक ना पूरी मशीन लर्निंग की ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग। बहुत पहले बोलते थे, मतलब जब आज से कोई 4-5 साल पहले इसको बोलते थे ट्रांसफर लर्निंग। अब जो ये डोमेन इवॉल्व होके ना, इसको बोलते हैं फाउंडेशन मॉडल्स। ये हमारा फाउंडेशन मॉडल है, इसके ऊपर हमारे पास जनरल इतनी नॉलेज पे वो सीख चुका है। और जनरल नॉलेज का ये मतलब होता है, और डिपेंड करता है किस डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है। जैसे मेरा और सारा का ज्यादा काम विजन के ऊपर है, तो विजन के अंदर बेसिकली हमारे पास डेटा सेट होता है जिसके अंदर बेसिक उसको पता है कि अच्छा ऐसे लाइंस बनती हैं, ऐसे सर्कल बनता है, ऐसे स्क्वायर बनता है। उसको लेके फिर वो शेप्स बनाने की कोशिश करता है। शेप्स का मतलब है कोई अगर कोई बर्ड है, उस बर्ड के अच्छा फीचर ये होते हैं, अच्छा उसका जो कैट या डॉग है तो अच्छा कैट ऐसे बनती है, डॉग ऐसे बनता है। अब उसको अगर ये पता है कि कैट डॉग ऐसे बनता है, बेसिक नॉलेज उसके पास है। अब उसको लेके अगर मैंने अपना कोई फॉर एग्जांपल मेरे अपने एक जू में कैमरा इंस्टॉल करना है जो कि डिटेक्ट कर सके अच्छा यहाँ पे जो भी एक गेट है उसमें से अगर कोई एनिमल पास हो रहा है वो कौन सा एनिमल है, तो मैं उससे कहूंगी अच्छा मेरे पास पाकिस्तान में जो जू है उसके अंदर जो मेरे पास एनिमल्स हैं उसकी पिक्चर लेके मैं उसको उसके ऊपर फाइन ट्यून कर लूँ कि अब जनरली उसको पता है कि शेर कैसा होता है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में शेर कैसा होता है, अब मैं उसको स्पेसिफिक टास्क के लिए फाइन ट्यून कर लूँ। सो ये बेसिक एक पूरी ओवरऑल लॉजिक होती है इसके पीछे। Yeah. अच्छा, अब कोई भी क्वेश्चंस आपके हो रिगार्डिंग इंस्टॉलेशंस या इस असाइनमेंट के थ्रू कोशिश करें कि बेस मॉडल तक आप लोग ट्रेन कर लें लाजमी। ठीक है, कल तक। और बिफोर नेक्स्ट क्लास ये कंप्लीट जो मेमो फाइल है ना, ये आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एंड देन फिर नेक्स्ट वीक में जो है वो हमारा आएगा कि अभी हम कोई भी, आपने देखा होगा कि सिंपल स्मॉल डेटा सेट था और वो जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट तो अब आ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, लेकिन जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है। तो उसमें आप कैसे ऐड कर सकते हैं अपना कॉन्टेक्स्ट एंड सो ऑन, तो वो सारी चीज़ें अब हम अपकमिंग वीक में देखेंगे। ठीक है, चलें, अभी के लिए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें। सर आ गए हैं, प्लीज़। ठीक है जा रहे हैं। ठीक है, चलें, बच्चे थैंक ने यू सो रिक्वेस्ट मच। की थी कि एआई का सेशन लंबा होना चाहिए। सारा काम हमें कराएं कि आपसे भी हुआ है कि नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। और काइंडली व्हाट्सएप के ऊपर अपनी प्रोग्रेस शेयर करें, बेशक एक स्टेप ही करें बट उसको शेयर करें। ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक, अपनी खाने पीने की चीज़ें ले आएं तो फिर सर मेरे ओके। चलें, ओके, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।